अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हैं। तो we'll continue our lecture for today, that is the downfall of अयूब खान। yesterday हम लोगों ने जो था वो अयूब खान के सारे रिफॉर्म्स, अयूब खान का इंट्रोडक्शन, we have studied everything and we have completed all the reforms, यानी कि उनका जो decade of progress का जो पूरा पीरियड था, which included agricultural reforms, industrial reforms, social reforms, educational reforms, foreign reforms, जो उन्होंने नया कैपिटल बनाया था, एंड सिमिलरली उनके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मतलब है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थे। दैट वाज बेसिकली जब वो आए थे तो वो मार्शल लॉ लेकर आए थे कंट्री में। पहले उन्होंने इनिशियली जो है वो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, जिसके तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की थी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे, ही विल कंटिन्यू बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर। जब उनको 95% वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला तो विद दैट ही वाज कंफर्म्ड एज द प्रेसिडेंट ड्यू टू द बेसिक डेमोक्रेट्स। ठीक है, और ही रिमेन द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years, दैट इज टिल 1965। फिर 1965 में दोबारा इलेक्शन हुए थे, विच वॉज अगेंस्ट फातिमा जिना जो कि कायद आजम की सिस्टर थी, उनकी बिगेस्ट सपोर्टर थी। उस इलेक्शंस के अंदर बेसिकली रेगिंग का उन्होंने कहा था कि रेगिंग हुई है, ठीक है, द इलेक्शंस वर नॉट फेयर इनफ। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट स्टिल अयूब खान ही बिकेम द president over there, ठीक है, and he continued to remain the president of Pakistan. लेकिन apart from all these things, again there was a downfall of अयूब खान। अयूब खान का पीरियड स्टार्ट हुआ था 1958 से लेके 1969 तक, and then during that period he had a decade of development. There was a progress during that time. These students, so basically then due to the political unrest, due to the conditions in Pakistan started getting worsened, so finally Ayub Khan had a downfall. अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हुई थी अयूब खान की? सबसे पहले तो जो डॉक्टोरियल पॉलिसीज़ थी, डॉक्टोरियल पॉलिसीज़ का मतलब है जो उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी ड्यू टू दीज ड्यूरिंग दिस डिकेड ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे, इंडस्ट्रियल थे, फिर एजुकेशन, सोशल थे, उसमें लोगों ने कुछ अपोज किया था। बेसिकली जब उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए तो उसके अंदर जो है वो फार्मर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने इसको बेसिकली अपोज किया था। लैंडलॉर्ड ने इसको क्यों अपोज किया था? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को जो था वो फोर्स किया गया था कि दे नीड टू गिव द पार्ट ऑफ देयर लैंड विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है, जिस सरप्लस है वो टेनेंट्स को देना पड़ जाएगा। तो फार्मर्स का जो लैंड थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, तो दे वर देयर वाज ऑपोजिशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एज वेल। फिर सिमिलरली जो उन्होंने सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और अगर जो है वो सारी मैरिजेस, सारे डाइवोर्स को आप लोगों ने रजिस्टर करना है, तो बेसिकली उसके अंदर जो है उलमास ने अपोज किया था, तो दैट वाज अनदर इशू। ठीक है, तो बेसिकली इनकी पॉलिसीज़ के दौरान ही हैड टू फेस सम opposition due to his policies. Secondly, there was unrest in East Pakistan. Why you can say there is unrest in East Pakistan? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो उन्होंने 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कर दिया था कि उर्दू और बंगाली जो है वो दोनों नेशनल लैंग्वेजेस रहेंगे, और इसी तरह दोनों नेशनल असेंबलियाँ भी जो है वो इस्लामाबाद और ढाका में होंगी। इस्लामाबाद वॉज द एरिया ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, वाइल ढाका वॉज द एरिया ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन अपार्ट दैट अगेन ईस्ट पाकिस्तान they tried to oppose it. There was opposition from the East Pakistan as well, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे, तो ईस्ट पाकिस्तान में अनरेस्ट था। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शंस के तहत देयर वाज डिससेटिस्फैक्शन। व्हाट वाज द इनडायरेक्ट इलेक्शंस पार्ट? बेसिकली जो डेमोक्रेसीज हुई थी, बेसिक डेमोक्रेसीज ऑफ 1959, वो एक तरह की इनडायरेक्ट इलेक्शन ही थी। क्यों? डायरेक्टली जो लोग थे दे वर नॉट वोटिंग फॉर अयूब खान। बेसिकली 4 टायर सिस्टम था, तो एक सिस्टम दूसरे अपने बंदों को अपॉइंट करे, जैसे कि
ऑर्डिनरी पीपल्स दे वर अपॉइंटिंग दी यूनियन मेंबर्स। ठीक है, फिर वो यूनियन मेंबर्स जो इलेक्ट हुए हुए वही आगे जाके जो है डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, और वही डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स आगे जाके जो है वो डिविजनल मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली देयर वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन थी। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स अयूब खान लेकर आए थे 1962 की, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय दी असेंबली एज वेल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ही कैबिनेट नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंसी जो है वो इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट ही जो है वो जुडिशरी के हेड अपॉइंट करेगा, प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट करेगा। ठीक है, और नेशनल असेंबली कोई भी लॉ नहीं पास कर सकती जब तक कि उसको प्रेसिडेंट ना अप्रूव करे। तो एवरीथिंग एवरीथिंग वाज कमिंग अंडर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट को मैक्सिमम पावर्स दी गई थी, इस वजह से भी ठीक है इट वाज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद देयर वाज इकोनॉमिक जस्ट इनजस्टिस विद ईस्ट पाकिस्तान। इकोनॉमिक इनजस्टिस क्यों था? क्योंकि डिस्पाइट ईस्ट पाकिस्तान they were majority in population as compared to West Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी द इनकम, द इंडस्ट्रीज, द डेवलपमेंट, ऑफिशियल्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, जितने भी रिफॉर्म्स हुए ये सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान में सेटअप हो रहा था। अयूब खान का मेजर फोकस जो था वो वेस्ट की तरफ था। ठीक है, उन्होंने जो ऑयल रिफाइनरी सेटअप की वो भी कराची में, दैट इज़ इन द वेस्ट विंग। उसके बाद जितनी भी रिफॉर्म्स लेकर आए, जितना भी उन्होंने किया, कैपिटल बनाया, वो भी वेस्ट विंग के अंदर से ही कराची से शिफ्ट करके इस्लामाबाद किया, लेकिन इस्लामाबाद अगेन वॉज द पार्ट ऑफ द वेस्ट विंग एरिया। ठीक है, तो ईस्ट विंग के अंदर जो है देयर वाज इकोनॉमिक इनजस्टिस विद दोज पीपल। एंड देन बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के तहत जो बेसिक डेमोक्रेट्स ने भी वोटिंग की थी उसके तहत देयर वाज करप्शन। ठीक है, तो इफ़ यू लुक इनटू डिटेल ओवर हियर, तो बेसिकली अयूब खान का डाउनफॉल क्यों होना शुरू हो गया था? अब अयूब खान के ज़माने के दौरान ही जो है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, एंड दैट वाज वॉर ऑन बेस्ड ऑन कश्मीर इशू। ठीक है, एंड व्हाट वाज द वॉर बेस्ड ऑन कश्मीर इशू? बेसिकली यहाँ पे जो है इंडिया इट वेंट ऑन द वॉर, ठीक है, ओवर द कश्मीर। अब यहाँ पे क्या हो गया था, क्योंकि आपको याद होगा रैटक्लिफ अवार्ड जो बाउंड्रीज जो डिसाइड हुई थी उसके अंदर जो है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के जो है कश्मीर नहीं दिया गया था, कश्मीर वाज केप्ट एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो यहाँ पे देयर वाज फाइटिंग ओवर कश्मीर, कोई भी साइड जीत नहीं पाई थी। ठीक है, उनकी बस सब कोशिश ये थी कि वो जो कश्मीर के का जो नाम इन लोगों ने सीज फायर एग्रीमेंट के जरिए जो उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नाम दे दिया गया है, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को दोबारा से वो रीगेन करें। लेकिन कोई भी साइड जो थी वो जीत नहीं पाई थी इस वॉर को, तो अयूब खान ने अपने लोगों को क्या कह दिया कि हम लोग वॉर जीत गए। जबकि असल में क्या हुआ था, पीस ट्रीटी साइन हुई थी एट रशिया यूएसएसआर की मदद पे एंड एट एन एरिया नोन एज तशकिन। तो बेसिकली तशकिन अकॉर्ड या तशकिन डिक्लेरेशन वाज साइंड ओवर देयर। ठीक है, तो अब इसका सारा इल्ज़ाम जो है ना वो अयूब खान ने किसको लगा दिया था? फॉरेन मिनिस्टर दैट इज़ या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जेड ए भुट्टो। ठीक है, उनको ब्लेम कर दिया गया था कि जो पाकिस्तान जो वॉर हारा है 1965 की, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और उसको फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया। तो अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो बेसिकली अयूब खान के लिए एक फोकल पॉइंट बन गए थे। ठीक है, तो ही वॉज जस्ट अ फोकल पॉइंट फॉर for the opposition to Ayub Khan. For it became the focal point for the opposition to Ayub Khan. And then similarly, यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद 1968 के अंदर there were student protests from all over the West Pakistan. Similarly, अयूब खान के टाइम के दौरान murders, protests, violence बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, यानी कि law and order situation जो थी it was getting deteriorated, और ज़्यादा ख़राब हुई चली जा रही थी। तो फाइनली जब इलेक्शन हुए 1965 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या था कि बेसिकली जो है फातिमा जिन्ना ने भी ब्लेम कर दिया अयूब खान को कि इलेक्शन में रिगिंग हो रही है, लैंडलॉर्ड्स की तरफ से ऑपोजिशन हो रही थी। ठीक है, उसके बाद जो थे इकॉनमी इवन तो इम्प्रूव हो रही थी, लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे थे क्योंकि डेवलपमेंट जो हुई थी इस पीरियड के दौरान
ठीक है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन भी बढ़ रहे थे, ज़्यादा आउटपुट भी निकल रहा था, यील्ड ज़्यादा अच्छी हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो है वो फूड की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो गया उसके बाद फिर जब अयूब खान जो थे वो पेशावर गए थे बेसिकली, तब उन पे किसी ने असैसिनेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ही सर्वाइव एंड दैट अटेम्प्ट वाज फेल। ठीक है, उसके बाद फिर अयूब खान ने जो है वाइड स्प्रेड अरेस्ट शुरू कर दिए थे। ठीक है, और भी ज़्यादा अरेस्ट हुए थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान तक गए थे। सिमिलरली जब इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो फाइनली अयूब खान ने 17 फरवरी को जो है वो अपनी पावर्स को विड्रू कर लिया था। ठीक है, और जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट करा दिया था। और जब अपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, इवन जिन लोगों ने अयूब खान को वोट आउट किया था जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने भी रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। तो अपोजिशन जो थी इट गेन मोर पावर और फाइनली अयूब खान की जो पार्टी थी वो हार गई। तो अब उसको यकीन हो गया था मार्च तक के अब देर इज़ नो चांस कि ही कुड सर्वाइव या ही कुड स्टे इन द पावर एनी मोर। तो फाइनली ऑन 25 मार्च 1969 अयूब खान ने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन उसने नए इलेक्शंस नहीं बुलाए थे कि कोई नया प्रेसिडेंट चूज करो, बल्कि उसने खुद ही जो है ना पावर सारी की सारी हैंड ओवर कर दी थी टू द सेकेंड पर्सन ऑफ द आर्मी दैट वाज याहिया खान। ठीक है, तो इसके बाद पाकिस्तान को दूसरी मरतबा, पहली मरतबा जो मार्शल लॉ फेस करनी पड़ी थी दैट वाज ड्यूरिंग द रूल ऑफ अयूब खान, एंड देन this martial law continued to the second time again in the history of Pakistan that was under the rule of Yahya Khan। ठीक है, अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है तो प्लीज चैट में बता दें। जी स्टूडेंट्स, इफ इट्स क्लियर तो प्लीज चैट में बता दें, देन we'll move on further। तो वी आर डन विद द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं द नेक्स्ट पर्सन हु केम एंड हु टुक ओवर द आर्मी वाज जनरल याहिया खान। ठीक है, अयूब खान ने पावर हैंड ओवर कर दी थी टू याहिया खान एंड बेसिकली याहिया खान ही टुक ओवर द पावर। ठीक है, नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, तो if you have a question over here कि reasons for the downfall of Ayub Khan, so I mentioned the points above. This is a 7 marks question, so basically you're gonna write level 1 simplistic statement, then you're gonna identify the reasons और उसके बाद you're gonna explain the reasons in maximum 2 paragraphs। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन टेल द रीजंस। पहला रीजन तो सबसे पहले ये था जो 1965 की वॉर का जो इशू चला आ रहा था, उसके बाद फिर उसका जब सारा ब्लेम जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगा, तो ही बिकेम अ मेजर ऑपोजिशन फॉर ये अयूब खान पार्टी। देन थर्डली अयूब खान के ज़माने में जब 1965 के इलेक्शन हुए तो फातिमा जिना शी ब्लेम्ड हिम फॉर द रिगिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, उन्होंने कहा कि वोट रिगिंग हो रही है जिसकी वजह से इलेक्टोरियल कॉलेज, प्रेसिडेंशियल कॉलेज, हर जगह जो है वो बेसिकली ओवरऑल प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे स्टूडेंट्स की तरफ से। Then, due to his dictatorial policies, there was opposition by the landlords as well. There were oppositions by the ulamas as well. ठीक है, उसके बाद you need to mention कि due to the resignation of the basic Democrats from the party, now he had no major support left। ठीक है, तो finally on 25th March 1969 he resigned from his position, but he didn't call for the new elections. Uh, and he handed over the power to the army, that is he handed over the power to the जनरल याहिया खान। ठीक है, और याहिया खान जो थे अब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए थे एंड ही बिकेम द CMLA, यानी ही बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल आई स्क्रॉल इट डाउन, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट याहिया खान का पार्ट। So now we will start off with Yahya Khan। ठीक है, याहिया खान अब ये पावर में आए थे 1969 में, जब बेसिकली अयूब खान ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उन्होंने सारी पावर याहिया खान को दे दी। याहिया खान भी आर्मी के बंदे थे। ठीक है, और जब उनको मार्शल लॉ डिक्लेरेंस मिल गई
तो ही वॉज अपॉइंटेड एट द CMLA। अच्छा, अब इस दौरान जब उन्होंने रिजाइन कर दिया, यहाँ पे जेड भुट्टो जो है उसने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर दी, विच वाज नोन एज दी PPP, दैट इज पाकिस्तान पीपल पार्टी। उसमें अब इस दौरान जो है बेसिकली बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, वाइड स्प्रेड्स अरेस्ट हो रहे थे, भुट्टो भी अरेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुई। ठीक है, कंडीशन वर्सन हो रही थी, लेकिन वर्सन होने से पहले ही अयूब खान ने रिजाइन कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो सेकंड मार्शल लॉ के रूल के अंडर छोड़ दिया। तो पाकिस्तान वाज नाउ अंडर द ग्रिप ऑफ अनदर मार्शल लॉ। अब याहिया खान ने यहाँ क्या डिसाइड किया, जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो सबसे पहले जो है उन्होंने एक तो ये अनाउंस किया कि जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम थी ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से हम दोबारा से जो है ना वो गवर्नमेंट में इलेक्ट करेंगे, तो देयर विल बी अ प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट वंस अगेन। और जो वन यूनिट स्कीम जो कि सिकंदर मिर्जा ने इंट्रोड्यूस कराई थी वो भी काम नहीं किया उसने, वन यूनिट स्कीम ने पूरा विंग भी एक साथ नहीं रहा। तो वी विल रिवर्स इट बैक, वी विल रिटर्न इट बैक अगेन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, और याहिया खान ने डिसाइड कर दिया था कि अब वो पावर ट्रांसफर करेगा लोगों को, और उसने कहा था कि जनरल इलेक्शंस होंगे ऑन 5 अक्टूबर 1970। ठीक है, ये डिसाइड हो गया था। अच्छा, उसके बाद फिर अब याहिया खान ने प्रॉमिस किया था कि मैं वापस पाकिस्तान के अंदर से डेमोक्रेसी लाऊंगा। ठीक है, और जो हमारी जो असेंबली है उसको मैं मौका दूंगा, उनके पास 120 डेज होंगे कि वो अगर चाहें तो नई कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ अप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब इसकी नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे, उसके ठीक 3 दिन बाद प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ 1970 से, ठीक है, वो ये हो गया था कि दोबारा से ये पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इलेक्शंस के लिए दे स्टार्टेड कैंपेनिंग। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस वर टू बी टेकिंग प्लेस इन अक्टूबर 1970। अब ये जो इलेक्शन जो वो लाना चाहता था याहिया खान, दिस वाज बेसिकली ही वांटेड डायरेक्ट इलेक्शंस एंड ही वाज कमिटेड टू ब्रिंग आउट वन मैन वन वोट, यानी एक बंदा एक वोट देगा एंड इट इज डायरेक्ट वेदर ही वांट्स इट और वेदर ही डज नॉट वांट इट। ठीक है, अब इलेक्शन होने थे 1970 में, लेकिन इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए एंड इलेक्शन हैड टू टेक प्लेस इन दिसंबर। इसकी वजह ये थी क्योंकि पाकिस्तान का जो ईस्ट विंग था, यानी कि द ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ पे जो है देयर वाज अ साइक्लोन व्हिच अराइव्ड, फ्लडिंग हो गई थी, और ड्यू टू सच अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, वोटिंग करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं थे। तो इस वजह से जो है ये इलेक्शंस डिले हो गए थे और इलेक्शन हुए थे 7 दिसंबर 1970 को। ठीक है, अब इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ था? इस इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा था कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ना वही हिल के रह गई थी। पाकिस्तान जो अभी दो विंगों में था, अब पाकिस्तान ही सेपरेट हो जाएगा। पाकिस्तान की ये दो विंग्स ही सेपरेट होके दो अलग अलग कंट्रीज बन जाएंगी। तो व्हाट हैपेंड एट द रिजल्ट, बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से देयर वर अदर पार्टीज एज वेल, लेकिन जो मेजर पार्टी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से खड़ी हुई थी दैट वाज PPP। ठीक है, एंड दिस PPP यानी द पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की थी, ही वाज द लीडर ऑफ द PPP पार्टी। ठीक है, ये पार्टी आउट ऑफ 138 सीट 81 सीट्स जीती थी, और अवामी लीग जो थी वो आउट ऑफ 162 सीट्स 160 सीट्स जीते थे। अवामी लीग वाज द पार्टी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो बेसिकली इन द नेशनल असेंबली देखा जाए तो टोटल जो इनके पास सीट्स थी देयर वर अराउंड 300 सीट्स। ठीक है, आउट ऑफ विच 162 सीट्स में से 160 सीट्स जो थे वो अवामी लीग के थे। पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीट्स थे, जिसमें से पाकिस्तान पीपल पार्टी 81 सीट्स जीती थी, जो बाकी रिमेनिंग पार्टीज थी फ्रॉम द अदर प्रोविंसेस। अब वाई आर वी कॉलिंग दिस अदर प्रोविंसेस, क्योंकि इलेक्शन होने से पहले ही याहिया खान वन यूनिट स्कीम को रिवर्स कर चुके थे। इसका मतलब है सिंध में कोई अलग पार्टी होगी, पंजाब में अलग होगी, NWFP में अलग होगी, बलूचिस्तान में अलग होगी, तो फ्रॉम द अदर पार्टीज, ठीक है, सिर्फ जो PPP पार्टी थी दैट स्कोर्ड 81 वोट्स। ठीक है, 81 सीट्स आउट ऑफ 138। अब वेस्ट पाकिस्तान को जो था ना वो ये था कि हमारा कल्चर जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान के मुकाबले सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी जो थी आर्मी के अंदर से वो वेस्ट पाकिस्तान में थी।
तो अब इवन दो रिजल्ट्स में अवामी लीग जीत गए, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान जीत गया, वेस्ट पाकिस्तान हार गया। तो अब जब ये बात आई कि जो है पावर शुड बी गिवन टू द ईस्ट पाकिस्तानीज, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू शेयर द पावर विद ईच अदर। एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो है ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे इट डीपनड आउट। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो डिसोबीडियंस शुरू हो गई। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस डिसोबीडियंस, याहिया खान ने जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर को बुलाया और उन्होंने जनरल टिक्का खान को अपॉइंट किया था एज द CMLA। ठीक है, टू क्रश द पावर्स ऑफ अवामी लीग, यानी टू क्रश द ईस्ट पाकिस्तान पावर। ठीक है, लेकिन इवन दो दे रेजिस्टेड एंड फाइनली बांग्लादेश वाज क्रिएटेड। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट रिगार्डिंग Yahya Khan's introduction. Now we'll move on to the topic that is creation of Bangladesh. क्योंकि creation of Bangladesh के अंदर जो है basically the major role of Yahya Khan is included. ठीक है, तो यहाँ तक अगर सबने नोट कर लिया एवरीथिंग इज क्लियर तो प्लीज चैट में बता दें जी स्टूडेंट्स। दिस इज द पार्ट ऑफ याहिया खान। अगर नोट कर लिया तो प्लीज चैट में बता दें। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। नाउ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश कैसे हुआ था? ठीक है, बांग्लादेश जो था वो बेसिकली क्रिएट इस तरह से हुआ। प्रीवियसली जो थे यहाँ पे, अब जब बांग्लादेश बना था, ठीक है, तो अब बांग्लादेश बनने से पहले यहाँ पे वॉर हुई थी। दिस वॉर वाज नोन एज द 1971 वॉर। ठीक है, ये 1971 वॉर वाज बिटवीन द वेस्ट पाकिस्तान and the India. It was not between the East Pakistan and India. I'm clearing it out. It was between the West Pakistan and India. पाकिस्तान ये वॉर हार गए थे, याहिया खान को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, तो इस वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। ठीक है, और फाइनली उनके बाद जो थे वो जुल्फ़िकार अली पावर में आ गए थे। लेकिन इससे पहले कि जुल्फ़िकार अली पावर में आते, वी विल स्टडी कि बांग्लादेश बना कैसे। ठीक है, तो बांग्लादेश वॉज प्रीवियसली नोन एज ईस्ट पाकिस्तान and it got independence on 21st December 1971. तो आप इसको लिखिए प्लीज। Bangladesh was previously known as East Pakistan and it got independence on 21st December 1971. ठीक है, now what were the reasons behind its independence? इसके जो reasons थे, basically reasons include many reasons. सबसे पहला हमारे पास रीजन है इसका geographical cause. ठीक है, what is geographical cause? Due to they were two different wings, काफी दूर थे। ठीक है, तो it could not be controlled and there were differences between them इस वजह से। Then there were economic cause, हम एक एक cause को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। I'm just mentioning you the causes over here. Then there were cultural issues between the two wings, that is the east wing and the west wing. Similarly, there is role of Hindu teachers. Now, these role of Hindu teachers कैसे हुए? East Pakistan was surrounded by the India's area, तो यहाँ पे कुछ हिंदू टीचर्स थी जो कि इन ईस्ट पाकिस्तानियों को, इन बंगालियों को बेसिकली इनका माइंड वॉश किया करती थी, इनका ब्रेन वॉश करती थी। ठीक है, कि तुम लोग साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वेस्ट पाकिस्तान कर है, तो इसकी वजह से भी वो अलग हो गए। देन देयर वाज अ सिविल वॉर। There is a difference between the civil war and the war. So I'll explain it. There is civil war of 1971 and there is war of 1971. ठीक है, then there is Mujibur Rahman. Mujibur Rahman कौन थे? He was the head of the Awami League and its 6 points. These were the 6 points before the elections could take place. ठीक है, and then we had the cyclone Dhola. This cyclone Bhola is of 1970. सबसे पहले क्या हुआ? If you want to note it down, so basically it comes like this. We have Mujibur Rahman at 6 points. Then we have the cyclone Bhola, and then we have the civil war as well as the
वॉर। ठीक है, ये यहाँ पे आता है ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहले तो हमारे ये इश्यूज थे, देयर वाज ज्योग्राफिकल रीजन, देयर वाज इकोनॉमिक रीजन, देयर वाज कल्चरल डिस्पैरिटी, देयर वाज सोशल डिस्पैरिटी बिटवीन देम। ठीक है, तो एंड यू कैन मेंशन ओवर हियर देयर वाज पॉलिटिकल डिस्पैरिटी एज वेल इफ यू वांट टू मेंशन इकोनॉमिक कॉज था, देयर वाज पॉलिटिकल कॉज बिटवीन देम। ठीक है, देन देयर वाज सोशल एंड कल्चरल इश्यूज, then there was role of Hindu teachers, Cyclone Bola, Mujibur Rahman और उसके 6 points, as well as the civil war took place and the war of 1971. Now, what is the civil war of 1971? ये civil war जो है, it is between the East Pakistan and West Pakistan. What do I mean by East Pakistan, West Pakistan? इसका मतलब है सिविल वॉर का मतलब है इट्स विद इन द कंट्री। कंट्री के दो अलग अलग विंग्स हो जाएं, दो अलग अलग स्टेट हो जाएं, लेकिन इफ इट्स विद इन द कंट्री दैट इज नोन एज सिविल वॉर। एंड दिस वॉर इज नॉट विद इन द सिविल, नॉट विद इन द कंट्री, इट्स विद इन टू डिफरेंट कंट्रीज। तो दिस वॉज बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे जो ये वॉर थी इसके अंदर इंडिया वाज सपोर्टिंग द ईस्ट पाकिस्तान। इंडिया जो था वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था। दिस वाज अगेंस्ट द इंडिया एंड द वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, दीज आर द मेन रीजंस। नाउ वी विल स्टडी ईच रीजन इन डिटेल। तो बेसिकली इफ यू नोट डाउन ओवर हियर, सबसे पहला जो रीजन हमारे पास है दैट इज ज्योग्राफिकल कॉज। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ज्योग्राफिकल कॉज? सबसे पहली बात तो ये, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब अलग अलग हुए थे, जब पाकिस्तान जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था, इट केम इनटू बीइंग, तो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में डिस्टेंस जो था इट वाज ऑफ 1000 माइल्स। तो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान had a distance of 1000 miles। ठीक है, गवर्नमेंट बेसिकली वो किधर से रूल करी थी? फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान। ऐसी बात है, इतना लंबा डिस्टेंस था, जोग्राफिकली दे वर टू फार अपार्ट, तो इट वाज डिफिकल्ट, it was difficult for the government to control East Pakistan. So as a result, East Pakistan got separated। ठीक है, अब इसके अंदर इशू क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान, इफ यू लुक ओवर हियर, तो आई जस्ट शो इट टू यू ओवर हियर। ये आप देखिए, यहाँ पे है ये वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और तकरीबन कुछ इतना ही फासले बाद यहाँ पे कहीं आ जाता है ये ईस्ट पाकिस्तान। अब इनके बीच में जो फासला था, दिस वाज अराउंड तकरीबन 1000 माइल्स। तो अब यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करना, ईस्ट पाकिस्तान में कोई मसला आ गया, वेस्ट पाकिस्तान में कम्युनिकेट करने में टाइम है, ईस्ट पाकिस्तान को इधर रिप्लाई बैक करने में टाइम है, तो इट वाज अ वेरी फार फार डिस्टेंस। इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था, तो इवेंचुअली दे गॉट सेपरेटेड। ठीक है, नाउ इफ यू मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, तो दैट इज द इकोनॉमिक कॉज। आप लिखिए, we have the economic cause over here। अब इकोनॉमिक कॉज बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जो अयूब खान का जो मेजर फोकस था, ठीक है, दैट वाज बेसिकली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान। तो अब आप ये देखिए, अयूब खान का जो डिकेड ऑफ प्रोग्रेस था, इफ़ यू रिमेंबर हिज डिकेड ऑफ प्रोग्रेस, तो उसके अंदर आपको मैं लिखवाया था कि उन्होंने जो कुछ भी किया दैट वाज ऑल इन द वेस्ट विंग। ठीक है, तो मेजर फोकस of Ayub Khan was on the development was on West Pakistan। ठीक है, during the decade of development। बेसिकली अब सबसे पहली चीज़ क्या थी, उन्होंने की इंडस वाटर ट्रीटी साइन। ठीक है, ये इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ साइन हुई? वेस्ट पाकिस्तान में। और उसके बाद फिर कराची ऑयल रिफाइनरी बन रही, वो कहाँ बनी? वो भी कराची में बनी, इन वेस्ट पाकिस्तान।
इसके अलावा जो आरसीडी साइन हुआ था, ये कहाँ साइन हुआ था? वेस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, आरसीडी का जो हाईवे बना, जितना भी कैपिटल आ रहा था, कैपिटल इनफ्लो का, कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद वाज इन वेस्ट पाकिस्तान। आरसीडी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके बिहाफ पे आरसीडी हाईवे बना था, सो दैट देयर कुड बी ट्रेड बिटवीन ईरान एंड तुर्की, वो भी वेस्ट पाकिस्तान में होता। सो यू कैन मेंशन आरसीडी हाईवे was signed in West Pakistan. So as a result, basically, यहाँ पे क्या हो गया था? ईस्ट पाकिस्तान got offended. So you can mention as a result, ईस्ट पाकिस्तान got offended. ठीक है, उसके बाद जो जूट प्रोसेसिंग प्लांट था, आपको याद होगा ये जूट प्रोसेसिंग प्लांट हमने सबसे पहले पढ़ा था ड्यूरिंग द रूल ऑफ ख्वाजा नाजिमुद्दीन एज वेल एज लियाकत अली खान। तो ये जो जूट प्रोसेसिंग प्लांट है, ये सेटअप हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन इसकी जितनी भी इनकम आती थी, वो सारी वेस्ट विंग के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती थी। तो जूट प्रोसेसिंग प्लांट वाज सेटअप इन ईस्ट पाकिस्तान and the income earned from it was spent on the development of West Pakistan. तो जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तानी they got offended. East Pakistani got offended once again, and hence Bangladesh got separated. उन्होंने अपना एक अलग मुल्क ही बना लिया। ठीक है, तो ये सारी वजूहात थी, क्योंकि अयूब खान के मेजर फोकस जो था वेस्ट पाकिस्तान में था। ईस्ट पाकिस्तानी ऑफेंड हो गए। सिमिलरली जूट प्रोसेसिंग प्लांट ईस्ट पाकिस्तान का था, इनकम वेस्ट पाकिस्तान में आना शुरू हो गई, इस वजह से भी वो जो थे वो ऑफेंड हो गए और बांग्लादेश सेपरेट हो गया। ठीक है, आज की हम अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। उसके बाद we'll continue the remaining इंशाल्लाह आफ्टर रमदान। ठीक है, तो दिस वाज आवर लास्ट क्लास बिफोर रमदान। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रमजान में दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए भी खैर रमजान रखे, हमारे लिए भी रखे, आमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।